नमस्कार। आइए सुनते हैं शरत चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखी हुई कहानी अनुपमा का प्रेम का दूसरा भाग। आगे बढ़ने के पहले आइए जानते हैं पहले भाग की कहानी संक्षेप में। अनुपमा एक नवयुवती है जो सच्चाई में कम, ख्वाबों ख्यालों की दुनिया में ज्यादा रहती है। वो ढेर सारी काल्पनिक कहानियां और उपन्यास पढ़ती है और उसी की दुनिया में रची बसी रहती है। कल्पना में ही उसे अपने पड़ोसी युवक सुरेश से प्यार हो जाता है और वह उससे शादी करने की जिद पकड़ लेती है। अनुपमा के माता पिता यह प्रस्ताव लेकर सुरेश के घर जाते हैं। हालांकि सुरेश के माता पिता को इस रिश्ते से इनकार नहीं है, परंतु सुरेश यह विवाह नहीं करना चाहता। लेकिन इधर अनुपमा के माता पिता धन का लोभ दिखाकर किसी तरह यह रिश्ता तय करा लेते हैं। अनुपमा अब बहुत खुश है। अब आइए आगे की कहानी सुनते हैं। अनुपमा के चले जाने पर बड़ी बहू ने धीरे धीरे मानो अपने आप से कहा, यह देख सुनकर शरीर जलने लगता है। मैं 3 बच्चों की मां हूं और आज यह मुझे प्रेम सिखाने आई है। दुर्लभ वसु काफी धन दौलत छोड़कर जब परलोक सिधार गए, तब उनके 20 वर्ष के इकलौते पुत्र ललित मोहन ने उनकी श्राद्ध शांति की और फिर एक दिन स्कूल जाकर मास्टर जी से कहा, मास्टर साहब मेरा नाम काट दीजिए। क्यों, क्या बात हो गई? फिजूल लिखने पढ़ने से क्या होगा? जिसके लिए लिखा पढ़ा जाता है वह सब मेरे पास बहुत है। पिताजी मेरे लिए पढ़ लिख कर काफी कुछ छोड़ गए हैं। मास्टर साहब ने आंख मिचकाकर मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर तुम्हें फिक्र किस बात की है? अब मजे से चरो और खाओ। यहीं पर ललित मोहन के विद्याभ्यास की इति हो जाती है। ललित मोहन की एक तो कच्ची उम्र और फिर हाथ में काफी रुपया, लिहाजा स्कूल छोड़ते ही काफी यार दोस्त जुट गए और उसके बाद क्रमशः तंबाकू, भांग, गांजा, शराब, गायक गायिका इत्यादि एक के बाद एक उसके बैठक की शोभा बढ़ाने लगे। इधर पिता का संचित किया हुआ धन भी पानी की तरह तरंगे लेता हुआ तेजी के साथ सागर की तरफ दौड़ने लगा। मां ने रोध होकर बहुत समझाया, बहुत कुछ कहा सुना, पर उसने कुछ सुना नहीं। एक दिन वो घूमता हुआ सुर्ख आंखें लिए मां के पास जाकर बोला, मां मुझे इसी समय 50 रुपये दो। मां ने कहा, मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है। ललित मोहन और कुछ न कहकर एक कुल्हाड़ी उठा लाया और उससे मां का बॉक्स तोड़कर उसमें से 50 रुपये लेकर चलता बना। मां खड़ी खड़ी देखती रह गई, कुछ बोली नहीं। दूसरे दिन उसने पुत्र के हाथ में लोहे की संदूक की चाबी देकर कहा, बेटा ये लो संदूक की चाबी, तुम्हारे बाप का रुपया है, इसे जैसे चाहो खर्च कर सकते हो। अब मैं कुछ न कहूंगी, पर भगवान से प्रार्थना करती हूं कि मेरे चले जाने पर तुम्हारी आंखें खुल जाएं। ललित ने विस्मित होकर कहा, कहाँ जाओगी? मालूम नहीं, आत्मघात करने से कहाँ जाना पड़ता है सो तो नहीं जानती, पर इतना मालूम है कि सद्गति नहीं होती। पर क्या करूं बताओ, मेरी तकदीर ही वैसी है। आत्मघाती नहीं होगी? और चारा ही क्या है, तुम्हें पेट में रखकर सारे सुख मिल चुके हैं। अब रोज रोज लात झाड़ू की अपेक्षा यमदूत का अग्निकुंड क्या बुरा है। ललित मोहन मां को पहचानता था। वो अच्छी तरह जानता था कि उसकी मां झूठ मूठ डराने वाली नहीं है। तब वो रोने लगा और मां के पैरों पर पड़कर कहने लगा, मां अब की बार माफ कर दो, अब ऐसा काम कभी न करूंगा। तुम रहो, मत जाओ। मां ने रूखे स्वर में कहा, ऐसा नहीं हो सकता है, तुम्हारे यार दोस्त आखिर वे सब कहाँ जाएंगे? मैं किसी को नहीं जानता मां, पैसे रुपये यार दोस्त कुछ भी नहीं, सिर्फ तुम रहो। तुम्हारी बात का क्या विश्वास है? क्यों मां, मैं तुम्हारी बुरी औलाद हूं, फिर भी क्या कभी कोई अविश्वास का काम किया है? तुम यहां रहकर खुशी खुशी जो दोगी उससे ज्यादा मैं 1 रुपया भी न मांगूंगा। खुशी खुशी तो तुम्हें 1 पैसा भी देने को जी नहीं चाहता, क्योंकि 1.5 साल के अंदर तुमने जितना रुपया उड़ाया है
उससे आधा भी तुम कभी अपनी जिंदगी में पैदा नहीं कर सकोगे। तो तुम मुझे कुछ भी मत देना माँ। जन्नी का हृदय कोमल हो उठा। नहीं, तुम इतना नहीं सह सकते, और मैं भी ऐसा नहीं चाहती। महीने में 100 रुपये से तुम्हारा काम चल जाएगा? मजे से। तो यही ठीक रहा। 2 ही एक दिन में उसके यार दोस्त सब धीरे धीरे खिसकने लगे। ललित मोहन 2-1 के घर बुलाने भी गया। किसी ने कहा कल आऊंगा, और कोई बोला आज काम है। परिणाम स्वरूप कोई आया नहीं। अब वो बिल्कुल अकेला पड़ गया है। अकेला शराब पीता है, अकेला ही घूमता है। उसने एक बार सोचा कि अब शराब नहीं पीऊंगा, पर वक्त कैसे कटे, लिहाजा वह न छूट सकी। एक रास्ते पर वह अक्सर घूमा करता था। वह रास्ता जगबंधु बाबू के बगीचे के बगल से होकर गया है, और अपेक्षाकृत निर्जन होने की वजह से वहां शराब पीने का मौका भी सबसे अच्छा रहता है। शराबी होने से गांव भर में उसकी काफ़ी बदनामी थी, इसीलिए किसी के घर में जाना अच्छा नहीं मालूम होता था। लिहाजा वो शराब पीकर अपने साथ अपने आप ही घुमा करता था। आजकल उसे एक और साथी मिल गया है, अनुपमा। आते जाते वो उधर अक्सर देखा करता है। उसी की तरह अनुपमा भी अक्सर बगीचे में घूमा फिरा करती है। अनुपमा को तो वो बचपन से ही देखता आया है, परंतु आजकल उसे उसमें कुछ नवीनता सी दिख पड़ती है। जगबंधु बाबू के बगीचे की दीवार का एक हिस्सा टूटा हुआ था। वहां से वो एक पेड़ के पास खड़ा होकर देखता था कि अनुपमा बगीचे भर में घूमती है। कभी पेड़ के नीचे बैठी हुई फूलों की माला गूंथती है, कभी फूल चुनती है, और कभी सरोवर के शीतल जल में दोनों पैरों को डुबाकर बालिका सुलभ क्रीड़ा करती है। ये देखना उसे बहुत अच्छा लगता। इधर उधर बिखरे हुए बाल, उसकी देहलता, उसके कपड़े, गहने, और सबसे बढ़कर उसका चेहरा, शराब की मद में भरी हुई उसकी आंखें, ये सब उसे कमल पुष्प सा दिखाई देता। कभी कभी उसे ऐसा मालूम होता कि संसार में अनुपमा को देखते रहना ही उसे सबसे ज्यादा प्रिय है। रात होते ही वह घर जाकर सो रहता, और जब तक नींद नहीं आती तब तक अनुपमा का मुखड़ा उसे याद आता रहता। स्वप्न में भी कभी कभी अनुपमा का सुंदर मुखमंडल उसके हृदय में जाग उठता। इसी तरह कितने ही दिन बीत गए। जगत बंधु बाबू के बगीचे की उस टूटी हुई दीवार के पास रोज शाम को बैठे रहना उसका नित्य कर्म हो गया। बच्चा नहीं है, इसीलिए वह समझ गया कि अनुपमा को वास्तव में वह बहुत ज्यादा प्रेम करने लगा है। परंतु ऐसे प्रेम से लाभ? वह जानता था कि मैं शराबी, अयोग्य व मूर्ख हूं, सबसे घृणित हूं, अनुपमा के योग्य किसी भी हालात में नहीं हो सकता। सैकड़ों कोशिशें करने पर भी उसे पाना मेरे लिए संभव नहीं है। तो फिर इस तरह व्यर्थ मन खराब करने से क्या लाभ? कल से अब नहीं आऊंगा। पर रहा नहीं जाता। सूर्यास्त होते ही वह शराब पीकर उस टूटी दीवार पर चढ़कर बैठ जाता। मगर इसके भीतर एक और बात है। किसी को प्रेम करने से मालूम होता है कि शायद वो भी इसी तरह उससे प्रेम करती हो। और क्यों नहीं प्रेम करेगी? हाँ, इतना जरूर है कि ये बातें साबित नहीं की जा सकती। एक दिन ललित मोहन दीवार पर चढ़ा ही था कि चंद्रबाबू की निगाह उस पर पड़ गई। चंद्रबाबू ने दरबान को पुकार कर कहा, उसे पकड़ो। दरबान पहले तो समझ ही न सका कि किसे पकड़ना है, और जब समझा कि ललित बाबू को पकड़ना है तो 3 हाथ पीछे हटकर खड़ा हो गया। चंद्रबाबू ने फिर जोर से चिल्लाकर कहा, अरे उसे पकड़कर थाने में ले जाओ। दरबान बांग्ला हिंदी की खिचड़ी पकाता हुआ बोला, हमें नाई पार बे बाबू, यानी मुझसे न हो सकेगा बाबू। ललित मोहन तब तक दीवार से उतरकर धीरे से चलता बना। उसके चले जाने पर चंद्रबाबू ने कहा, क्यों नहीं पकड़ा? दरबान चुप हो रहा। एक माली ललित को अच्छी तरह जानता था। उसने कहा, भला इस भोजपुरिया की क्या मजाल जो ललित बाबू को पकड़ ले?
इस जैसे 4 दरबानों के सिर वो एक घूंसे से ही तोड़ देंगे। दरबान ने भी इस बात से इनकार नहीं किया। बोला, बाबू नौकरी करने आया हूं, जान देने नहीं। पर चंद्र बाबू ऐसे ही छोड़ देने वालों में से नहीं थे। ललित पर वे पहले से ही बहुत खफा थे और अब मौका पाकर गवाह जुटाकर उन्होंने अनाधिकार प्रवेश और न जाने क्या क्या अपराध लगाकर अदालत में दावा दायर कर दिया। जगबंधु बाबू और उनकी स्त्री दोनों ने ही उन्हें इस मुकदमे के लिए मना किया, लेकिन चंद्र बाबू ने एक न सुनी और मर्म पीड़ित अनुपमा ने तो खास तौर से जिद की थी कि पापी को सजा दिए बगैर मेरा मन किसी तरह से शांत न होगा। इंस्पेक्टर ने घर पर आकर अनुपमा का इजहार लिया। अनुपमा ने सब कुछ ठीक ठीक कह दिया। अंत में मामला ऐसा हो गया कि ललित की मां काफी रुपया खर्च करके भी लड़के को किसी तरह बचा न सकी। ललित मोहन को 3 साल की कड़ी सजा का हुक्म हो गया। बीए की परीक्षा का रिजल्ट निकल आया। सुरेश चंद्र मजुमदार एकदम फर्स्ट क्लास फर्स्ट आए। गांव भर में तारीफ का तहलका मच गया। अनुपमा की मां की आनंद की सीमा न रही। वे मारे खुशी के सुरेश की मां के पास जाकर बोली, अपनी बात आप नहीं कहनी चाहिए, मगर देखो तो सही मेरी लड़की का भाग्य। सुरेश की मां ने हंसते हुए कहा, सो तो देख ही रही हूं। एक बार ब्याह हो जाने दो, फिर तुम्हारा लड़का राजा न हो जाए तो कहना। अनु जब छोटी थी तो एक ज्योतिष ने कहा था कि ये लड़की रानी होगी, रानी। इतने सुख से कभी कोई न रहा होगा जितने सुख से यह रहेगी। किसने कहा था? एक सन्यासी ज्योतिष ने। लेकिन पहले तुम अपने जमाई के लिए एक मकान तो खरीदवा दो। यूं तो चंद्र को भी मैं अपने कोख का ही जना समझती हूं, मगर मेरी अनु को भी देखा जाए तो हिसाब से आधी जायदाद मिलनी चाहिए, और मैं जीती रही तो वो पाएगी ही। ऐसा ही हो, दोनों राजा रानी की तरह सुख से रहें, हम लोग यह देखकर मरे। 2 दिन बाद राखाल मजुमदार ने अपने पुत्र को बुलाकर कहा, इसी वैशाख में तुम्हारे ब्याह का दिन ठीक हुआ है। मेरी जरा भी इच्छा नहीं है अभी ब्याह करने की। क्यों? मैंने स्कॉलरशिप पाया है, चाहूं तो मैं उससे विलायत में जाकर पढ़ाई कर सकता हूं। तुम विलायत जाओगे? इच्छा तो है। पढ़ते पढ़ते तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। ऐसी बात फिर कभी जबान पर मत लाना। बिना खर्च के जब जाने को मिल रहा है तो दोषी क्या है? राखाल बाबू इस बात पर आग बबूला हो उठे और कह उठे, कह रहा है दोषी क्या है? दूसरे के खर्च पर अगर जहर मिल जाए तो क्या वे भी खा लोगे? उस बात में और इस बात में बहुत फर्क है। फर्क कहाँ है? एक तरफ जात खोना और मलिच्छ होना और दूसरी तरफ जहर खाना। ठीक एक ही बात नहीं तो और क्या है? सुरेश फिर किसी तरह का प्रतिवाद न करके चुपचाप चला गया। उसके चले जाने पर राखाल बाबू अपने आप ही हंसकर खुद से कहने लगे, बेटा 2-4 पन्ने अंग्रेजी के पढ़कर हमसे बहस करने चले थे। कैसी बात सुनाई कि दूसरे के खर्च से जहर मिल जाए तो वह भी खा लोगे? बच्चे के मुंह से एक लफ्ज भी न निकल सका। ऐसी अकाट युक्ति को क्या कोई काट सकता है? ब्याह का सब कुछ पक्का हो जाने के बाद बड़ी बहू ने एक दिन अनुपमा से कहा, तुम्हारे दूल्हे की नामवरी तो गांव में समाती ही नहीं। अनुपमा ने मंद मुस्कुराहट के साथ कहा, जिसकी सती साध्वी स्त्री है, दुनिया में उसके लिए सुख के सभी द्वार खुले हैं। फिर भी अभी तो ब्याह नहीं हुआ है लल्ली। ब्याह तो हम लोगों का बहुत पहले हो चुका। अवश्य ही उसे दुनिया नहीं जानती हो, पर भीतर ही भीतर हमारा मिलन तो हो चुका है। बड़ी बहू जरा हंसी, होठों को जरा संकुचित करके जरा ठहर कर बोली, ये बातें कहीं और न कह बैठना। मैं कोई बूढ़ी लुगाई नहीं हूं, फिर भी ऐसी बातें सुनते शर्म आती है। और तुम सभी बातें ऐसे कह जाती हो जैसे थिएटर में एक्टिंग कर रही हो। ऐसा करोगी तो लोग पागल कहेंगे। मैं प्रेम में पागल हूं। आज वैशाख सुदी पंचमी है। अनुपमा के विवाहोत्सव के कारण गांव भर में धूम मची हुई है। जगबंधु बाबू के घर आज भीड़ का कोई ठिकाना नहीं है।
एक तरफ खिलाने पिलाने की ठाठ और दूसरी तरफ बाजों की धूम। ज्यों-ज्यों शाम करीब आने लगी त्यों-त्यों धूमधाम बढ़ने लगी। गोधूली के बाद ही ब्याह है, दूल्हा आता ही होगा। सभी लोग उत्साहित हो रहे हैं, पर दूल्हा है कहाँ? राखाल बाबू के घर शाम के पहले से ही शोर मच रहा है। सुरेश किधर गया? इधर ढूंढ उधर ढूंढ, इधर देख उधर देख, इसका शोर मचा हुआ है। फिर भी सुरेश को कोई ढूंढ नहीं पा रहा है। कुसंवाद के पहुंचते देर नहीं लगती। बिजली की तरह यह बात उड़ती हुई जगबंधु बाबू के घर भी पहुंच गई। घर भर के सभी लोग करम पर हाथ रखकर बैठ गए। ठीक 8 बजे लग्न है, मगर 9 बज रहे हैं। कहीं भी दूल्हे का पता नहीं चल रहा। जगबंधु बाबू सिर धूंधते हुए इधर उधर दौड़ने लगे। अनुपमा की माँ भी रोती हुई उनके पास आई और कहने लगी, अब क्या होगा जी? जगबंधु बाबू उस समय आधे पागल से हो रहे थे। चिल्ला उठे, होगा मेरा श्राद्ध। इस अभागी लड़की के लिए बुढ़ापे में मेरी इज्जत गई, यश गया, जात गई, सब गया। अब तो जात के बाहर होकर रहना पड़ेगा। क्यों मैंने अपनी मिट्टी खराब करने के लिए बुढ़ापे में तुझसे ब्याह किया? तेरी ही वजह से आज यह अपमान हो रहा है। शास्त्रों में भी लिखा है, स्त्री बुद्धि प्रलयकारी। तुम्हारी ही बातों में आकर अपनी पांव पर कुल्हाड़ी मार ली मैंने। जाओ, अपनी लड़की को लेकर चली जाओ, चली जाओ मेरे सामने से, जाओ। हाय, अनुपमा की मां के दुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। इधर ये हाल है और उधर एक और आफत। अनुपमा को बार बार मूर्छा आ रही है। इधर रात बढ़ती चली जा रही है। 10, 11, 12 बजते बजते क्रमशः 1 और 2 भी बज गए, परंतु कहीं भी सुरेश का पता नहीं। सुरेश मिले चाहे न मिले, मगर अनुपमा का ब्याह तो करना ही होगा, क्योंकि आज रात अगर ब्याह न हुआ तो जगबंधु बाबू की जात चली जाएगी। आखिर रात को करीब 3 बजे मोहल्ले के 5 पंचों ने और जगबंधु बाबू के हितैषी मित्रों ने मिलकर 50 वर्ष के बूढ़े दमा के रोगी राम दुलाल दत्त को दूल्हे के वेश में लाकर खड़ा कर दिया। अनुपमा ने जब सुना कि इस तरह से उसका जीवन नष्ट करने का उद्योग हो रहा है, तो मूर्छा छोड़कर माँ के पैरों पर लौट गई। ओ माँ, मेरी रक्षा करो, इस तरह मेरे गले पर छुरी न फेरो। यह ब्याह होगा तो तुम निश्चित समझ लेना कि मैं आत्मघात करके मर जाऊंगी। माँ ने रोते हुए कहा, मैं क्या करूं मेरी बिटिया? मुंह से तो वो कुछ भी कहे, पर लड़की के दुख से, आत्मग्लानि से उनका हृदय जलकर खाक हुआ जा रहा था। इसी से रोती हुई झोंकती हुई वे फिर पति के पास जा पहुंची। सुनते हो, जरा सोच समझ कर काम लो। नतीजा क्या होगा यह तो सोचो। यह ब्याह अगर हो गया तो मेरी लड़की जहर खाकर मर जाएगी। जगबंधु बाबू कुछ उत्तर न देकर लड़की के पास पहुंचे और गंभीरता के साथ बोले, उठो, सवेरा हुआ जा रहा है। कहाँ जाऊं बाबूजी? अभी कन्यादान करना है। अनुपमा रो उठी, बाबूजी मुझे मार डालो, मैं जहर खा लूंगी। यही तबीयत में आवे तो कल खा लेना। आज ब्याह देकर मैं अपनी जात तो बचा लूं, फिर जो जी में आवे सो करते रहना। जहर खाना, तालाब में डूब मरना, मैं एक बार भी मना करने नहीं आऊंगा। कैसी कठोर बात है। अब अनुपमा का कलेजा दहल उठा। बोली, बाबूजी मुझे बचा लो। बहुत रोई, बहुत बिलखी, पर कोई हल न हुआ। दृढ़ प्रतिज्ञ जगबंधु बाबू ने उसी रात को रामदुलाल दत्त के साथ अनुपमा का ब्याह कर दिया। बहुत दिनों से पत्नीहीन रामदुलाल दत्त के घर पर अपना कहने को कोई नहीं था। 2 पुरानी ईंटों के बने घर, जरा सा साग सब्जी का बागीचा, बस यही दत्त महाशय की सांसारिक संपत्ति थी। बड़ी तकलीफ के साथ उनके दिन गुजरते थे। ब्याह करके दूसरे ही दिन वे अनुपमा को अपने घर ले आए। साथ साथ बहुत सी खाने पीने की चीजें भी आई, दास दासियां भी आई। कोई भी तकलीफ नहीं। 6-7 रोज उनके बड़े आनंद के साथ बीत गए। ससुर जी बड़े आदमी ठहरे। अब उन्हें कोई चिंता नहीं थी। ब्याह करके उनकी तकदीर जग गई थी। परंतु अनुपमा की बात दूसरी थी। और 2 दिन बाद जब वो अपने घर लौटी
तो उसका चेहरा देखकर दास दासियों ने भी अपने आंसू पोंछ लिए। घर जाकर प्राण दे दूंगी, यह बात अनुपमा ने ससुराल में ही तय कर लिया था। अब सचमुच ही वह मर जाना चाहती है। बहुत रात बीत जाने पर जब घर के सारे लोग सो रहे थे तो चुपके से उठकर पीछे वाले दरवाजे से निकलकर बगीचे की तालाब की सीढ़ियों पर वह जाकर बैठ गई। आज उसे मरना होगा, जुबानी नहीं, सचमुच ही उसे मरना होगा। अनुपमा को याद आया और भी एक दिन मैं यहीं मरने आई थी। वो ज्यादा दिनों की बात तो नहीं है, लेकिन तब मर न सकी, क्योंकि तब एक आदमी ने आकर मुझे पकड़ लिया था। आज वो कहाँ है? जेल खाने में सजा भुगत रहा है। किस कसूर पर? वो तो सिर्फ इतना कहने आया था कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। किसने उसे जेल भिजवाया? चंद्र बाबू ने। इसीलिए कि वो उसे फूटी आंख नहीं देख सकते थे। वो शराबी था, उसने अनाधिकार प्रवेश किया था। मगर क्या मैं उसे बचा नहीं सकती थी? बचा सकती थी, पर मैंने यह नहीं किया, बल्कि उसे जेल भिजवाने में सहायता ही की। आज वो सोचने लगी, ललित क्या सचमुच ही मुझे प्रेम करता था? हो सकता है करता हो, शायद ना भी करता हो। नहीं, पर उसे सजा दिलवाने से मुझे क्या मिल गया? कौन से इष्ट की सिद्धि होगी? जेल में वो पत्थर तोड़ रहा होगा, कोल्हू चला रहा होगा और भी न जाने क्या क्या नीच काम कर रहा होगा। इससे चंद्रबाबू को भले ही कुछ लाभ हुआ हो, पर मुझे क्या लाभ हुआ? उसे सजा न हुई होती तो क्या मैं उन्हें पा सकती, जो अभी आनंद के साथ अपनी उन्नति के लिए जहाज पर सवार होकर विलायत जा रहे हैं? अनुपमा बहुत देर तक बैठी बैठी रोती रही। फिर पानी में उतरी, घुटने तक, छाती तक, गले तक, फिर क्रमशः जुबान पानी में जा पहुंची। कोई आधे मिनट तक पानी में डूबे रहने से बहुत सा पानी उसके पेट में चला गया। तब वो फिर ऊपर उतर आई, फिर डूबी और फिर ऊपर उतर आई। वो तैरना जानती थी, इसी से सारा तालाब छान मारने पर भी डूब जाने लायक पानी उसे कहीं नहीं मिला। उसने बहुत बार डुबकियां लगाई, काफी पानी भी पेट में चला गया, मगर किसी भी तरह से वो एकदम न डूब सकी। उसने देखा कि मरने का संकल्प करके ज्यों ही डूबती हूं त्यों ही सांस रुकने लगती है और तब सांस लेने के लिए ऊपर तैर कर आना पड़ता है। इस तरह सारे तालाब में तैर तार कर रात खत्म होने के करीब जब उसने अपने थके हुए निर्जीव देह को सीढ़ियों पर लाकर पटका तो देखा कि किसी भी हालात में, किसी भी कारण से क्यों न हो, इस तरह जरा जरा सा करके प्राण त्याग देना भी आसान काम नहीं है। पहले जब वह विरह व्यथा से जर्जर होकर दिन में 100 बार मरने जाया करती थी, तब समझती थी कि प्राणों को बचाना या मारना नायक नायिका के बिल्कुल हाथ की बात है। परंतु आज तो सारी रात प्राणों से लड़ झगड़ कर भी उन्हें निकाल कर बाहर फेंक न सकी। आज वह अच्छी तरह समझ गई कि प्राणों को इस तरह विदा कर देना उसके एकादश वार्षिक विरह व्यथा में भी संभव नहीं। पौ फटने के पहले जब वो घर आई तो उसका सारा शरीर मारे जाड़े के कांप रहा था। माँ ने पूछा, अनु, इतने तड़के उठकर नहा आई बेटी? अनुपमा ने सिर हिलाकर जवाब दिया, हाँ। इधर दत्त महाशय ने एक तरह से चिरस्थायी रूप से ही ससुराल में अपना शुरू में उन्हें कुछ दिनों तक तो जमाई का सा थोड़ा सा आदर सत्कार मिलता रहा, पर अब क्रमशः उसमें कमी होने लगी है। घर भर में किसी को भी अब वह देखे नहीं सुहाते। चंद्रनाथ बाबू तो हर बात में उनका मजाक उड़ाते हैं, आवाजें कसते रहते हैं, हर तरह से उन्हें लांछित और अपमानित करते हैं। इसका एक कारण और भी हो गया था। एक तो चंद्रबाबू का हृदय वैसे भी ईर्ष्यापरायण था। उस पर जगबंधु बाबू ने दामाद अकर्मण्य है, इसीलिए उन्हें कुछ धन संपत्ति दे जाने को कह दिया था। अनुपमा कभी पास नहीं आती और सास भी कुछ सुध खबर नहीं लेती। फिर भी राम दुलाल के दिन बड़े आराम से कट रहे हैं। आओ भगत की किसी तरह के नाते रिश्तेदारी के कायदे कानून की वे जरा भी परवाह नहीं करते हैं। जो मिल जाता है उसी से संतुष्ट हैं।
दोनों वक्त खाने को मिल जाता है। बुढ़ापे में इतने को ही वे काफ़ी समझ लिया करते हैं। परंतु उनके सुख भोग के दिन अब ज़्यादा बाकी न थे। एक तो जीर्ण शरीर, ऊपर से उनका पुराना अक्षमा रोग बहुत दिनों से उनके शरीर में आश्रय लिए हुए बैठा था और हर एक साल ही जाड़ों में वे उन्हें स्वर्ग ले जाने के लिए खींचातानी किया करता। अब की बार भी जाड़ों में वह खूब खींचातानी करने लगा। जगबंधु बाबू ने देखा कि अक्षमा दुलाल बाबू की नस नस में गांठ गांठ में फैल गया है। गांव में उनका इलाज अच्छी तरह से नहीं हो सकेगा, इसीलिए उन्होंने उन्हें कलकत्ते भेज दिया। वहाँ कुछ दिनों तक उनका इलाज अच्छा होता रहा। उसके बाद सती साध्वी अनुपमा के सौभाग्य से दूसरा साल पूरा होते न होते सदानंद राम दुलाल संसार त्याग कर चल दी। शेष कहानी अगले भाग में। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।